हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। संगम बारिश में भीगता हुआ ऑफिस से जैसे ही घर आता है तो उसको देखकर उसकी माँ निर्मला कहती है, अरे मेरे लल्ला, इतनी बारिश में क्यों आया? थोड़ा रुकने देता फिर आ जाता। देख पूरा भीग गया। अरे माँ, अब इस बारिश का क्या भरोसा है, पता नहीं कब रुकती। अब इतनी देर बाहर रहता, इससे अच्छा घर आ गया। अब जल्दी से मैं कपड़े बदल के आता हूँ, गर्मा गर्म खाना लगा दो। अच्छा ठीक है, जा फ्रेश हो जा, मैं तेरा खाना लगाती हूँ। आज साथ में मीठे में तेरी मनपसंद चीज है। अच्छा ठीक है माँ, मैं अभी आता हूँ। संगम कमरे में जाकर फ्रेश होकर नीचे खाना खाने के लिए आता है, जहाँ टेबल पर खाना खाने के बाद निर्मला उसको अपनी बहन शिखा के हाथ के बनाए लड्डू खाने को देती है, जिनको देखकर संगम बोलता है, ये लड्डू, ये तो दीदी के हाथों की खुशबू है। लेकिन ये यहाँ कैसे माँ? दीदी आई है क्या? बताओ ना। नहीं, उसने भिजवाए थे। उसके ससुराल से उसके पड़ोसी आ रहे थे इस साइड, तो उनके हाथ उसने लड्डू का डब्बा भिजवा दिया, ये बोलकर कि मेरे भाई को बहुत पसंद है मेरे हाथों के लड्डू, तो प्लीज दे देना। सच में दीदी बहुत अच्छी है। इन लड्डू के लिए तो मैं उसको एक हफ्ते ससुराल ही नहीं जाने देता था। अभी फोन करके थैंक यू बोलता हूँ। संगम फोन निकालकर अपनी बड़ी बहन शिखा को कॉल लगाता है और शिखा के फोन उठाते ही उससे कहता है, दीदी दीदी दीदी, थैंक यू सो मच, आपने लड्डू भेजकर मेरा दिन बना दिया। अरे वाह छोटे, मुझे नहीं पता था तुझे लड्डू को देखकर इतनी खुशी होगी। खैर अच्छी बात है तू खुश हुआ, लेकिन बच्चों सिर्फ थैंक यू से काम नहीं चलेगा, दीदी को भी कुछ देना पड़ेगा। क्या चाहिए आपको, बताओ ना। बताऊंगी, रक्षाबंधन आ रहा है, बस तब तक का इंतजार कर, उसी दिन बताऊंगी मुझे क्या चाहिए। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गया कि रक्षाबंधन आ रहा है। ठीक है दीदी, आप जो मांगोगी आपका ये छोटा भाई आपको वो देगा। अच्छा अब मैं रखता हूँ, मुझे लड्डू खाने हैं। ठीक है, बाय। इतना बोलकर शिखा और संगम दोनों ही कॉल कट कर देते हैं। दिन गुजरते जाते हैं और एक हफ्ते बाद रक्षाबंधन आने वाला होता है, जिस पर संगम एक शाम अपनी माँ से कहता है, माँ दीदी को क्या दूं रक्षाबंधन पर, मुझे समझ ही नहीं आ रहा। वैसे वो आएंगी ना घर? हर बार तो आती ही है, तो इस बार क्यों नहीं आएगी? अरे लेकिन इस बार उसकी ननद निशा अपनी विदेश से पढ़ाई पूरी करके आ रही है रक्षाबंधन पर, तो कहीं ऐसा ना हो कि उसकी सास आने ना दे। अच्छा ऐसा है, मुझे दोस्त ने बताया ही नहीं, तुझे कैसे पता? मुझे। संगम कुछ बोलता इतने में ही निर्मला के फोन पर उसकी बेटी शिखा का कॉल आता है, जो उससे बोलती है, हेलो माँ, कैसी हो? संगम कैसा है? मैं अच्छी हूँ मेरी बच्ची, और संगम भी अच्छा है। तू बता तू कैसी है? माँ मैं अच्छी हूँ। मैं कह रही थी कि इस बार मैं रक्षाबंधन पर घर नहीं आ पाऊंगी। अच्छा, निशा आ रही है ना रक्षाबंधन पर, इसलिए? हाँ माँ, लेकिन आपको कैसे पता? मुझे तो खुद अभी पता चला है। माँ जी को तो फोन आया था निशा का, तो आपको किसने बताया? ये तेरे भाई ने बताया था, मुझे लगा तूने बताया होगा। खैर छोड़, मैं कह रही थी इस बार मैं इसको भेज देती हूँ तेरे घर। वैसे भी बेटा वो इतने समय बाद घर आ रही है, ऐसे में तू अगर यहाँ मायके आने की जिद करेगी तो अच्छा नहीं लगेगा। हाँ माँ, मैं भी यही सोच रही थी। ठीक है, तो आप एक काम करना, टाइम से संगम को भेज देना। और कहाँ है वो नालायक, बात करवाना जरा उससे। ले कर ले बात दीदी से। हाँ दीदी कैसी हो, और कोई दिक्कत मत लेना, मैं आ जाऊंगा आपके घर। बस बता दो आपको रक्षाबंधन पर क्या गिफ्ट चाहिए। वो तो मैं तुझे यही बताऊंगी, आ जाइयो टाइम से। चल अब मैं रखती हूँ, निशा के आने की तैयारी करनी है। इतना बोलकर शिखा कॉल कट करके अपनी सास सुजाता के कमरे में जाकर उससे कहती है, माँ जी, मैंने अपने भाई को बुला लिया है यहाँ। इस राखी वो यहीं आएगा, इससे निशा के साथ मयूर की राखी भी हो जाएगी और मेरी संगम के साथ राखी हो जाएगी। हाँ बहू, अच्छा किया। अब जरा तू मिठाइयाँ बना लियो, तुझे पता है ना निशा को तेरे हाथ की मिठाइयाँ कितनी अच्छी लगती है। जी माँ जी, आप चिंता मत करो, मैं निशा की पसंद की सारी मिठाई बना लूंगी। शिखा रक्षाबंधन की तैयारियों में लग जाती है। वो तरह तरह की मिठाइयाँ बना कर रख लेती है और शाम होते ही मयूर के साथ शॉपिंग पर जाती है, जहाँ वो एक सुनार की दुकान पर जाकर चांदी की राखी पसंद करते हुए मयूर से कहती है, मयूर जी, मैं ये चांदी की राखी ले लूं संगम के लिए? ये कोई पूछने की बात है? साले के लिए? मेरा मतलब है साले साहब के लिए, जो लेना है ले लो। ज्यादा नहीं बोलो, ठीक है ना? तुम जानते हो ना मेरे भाई को, ऐसे साले ना नसीब वालों को मिलते हैं। शिखा के इतना बोलते ही बारिश शुरू हो जाती है और ये देखकर मयूर शिखा से कहता है, यार चलो कार में बैठो, बहुत तेज बारिश हो रही है, जल्दी चलो। हाँ जी चलिए, ये बारिशें भी ना
कहीं मेरा रक्षाबंधन खराब न कर दे। शिखा और मयूर जल्दी से कार में बैठकर घर पहुंचते हैं। दिन गुजरते जाते हैं, लेकिन बारिश है कि रुकने का नाम ही नहीं लेती। इतनी झमाझम बारिश में रक्षाबंधन से एक दिन पहले निशा, शिखा की ननद, उसके घर आती है, जहां मयूर, शिखा और सुजाता उसका स्वागत करते हैं और शिखा अपनी ननद से कहती है, दीदी, आपका इंतजार 2 साल से ये घर कर रहा था। अब आप आई हो तो हम कहीं जाने नहीं देंगे आपको। अरे भाभी, जितना आप सबने मेरा इंतजार किया ना, उतना ही मैंने भी आपका। अरे विदेश में मेरे दिन कैसे निकलते थे आपको क्या ही बताऊं। और बताओ भाभी, कैसी हो आप? घर में सब ठीक तो है ना? आंटी जी और संगम सब ठीक है, अंदर आ जाओ। निशा के आने के बाद उसको अच्छे से खिलाया पिलाया जाता है। अगले दिन रक्षाबंधन का त्योहार होता है। निशा सुबह सुबह तैयार हो जाती है तो देखती है कि बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है। ये देखकर वो बोलती है, हे भगवान, भैया भाभी बाहर देखिए ना, कितनी तेज बारिश हो रही है। ऐसे में रक्षाबंधन कैसे मना पाएंगे अच्छे से? कोई नहीं निशा, हम तो घर में ही है। तू कौन सा छत पे जाके राखी बांधेगी हमें? अरे आपको अपनी पड़ी है, भाभी का सोचो। उनको भी तो अपने भाई के साथ रक्षाबंधन मनाना है। वो कैसे जाएंगी अपने घर? बारिश के कारण सब जगह इतना ट्रैफिक होगा कि भाभी अपने घर पहुंच भी नहीं पाएंगी। इतने में पूजा की थाली लिए शिखा वहाँ आती है और निशा की बातों का जवाब देते हुए कहती है, अरे निशा, तुम इतनी क्यों परेशान हो? 1 साल मैं अपने भाई को राखी नहीं बांधूंगी तो इससे मेरा रिश्ता टूट थोड़ी ना जाएगा। पर भाभी, मुझे बिल्कुल अच्छा फील नहीं हो रहा, क्योंकि मेरी वजह से इस बार आप अपने मायके नहीं जा पाएंगी। मुझे माफ कर दो। अरे बस कर, बहू का भाई आ रहा है इस बार घर पे। तू चल अब मयूर को राखी बांध। ये सुनकर निशा के चेहरे पर बड़ी सी स्माइल आ जाती है, जिसके बाद वो अपने भाई को राखी बांधकर रक्षाबंधन का त्योहार मनाती है। लेकिन काफी देर इंतजार करने के बाद भी जब संगम नहीं आता तो शिखा का मुंह उतर जाता है और वो बोलती है, इस बारिश ने इस साल मेरा रक्षाबंधन सच में बेकार कर दिया। इतनी तेज बारिश में पता नहीं कहाँ फंसा होगा मेरा बेचारा भाई। माँ ने कहा था सुबह से निकला है, शाम होने को आई है, कहीं किसी मुसीबत में ना फंस गया हो। भाभी ऐसे मत बोलो, कुछ नहीं हुआ होगा संगम को, बारिश में फंसा होगा। सभी इतने परेशान थे कि इतने में ही घर की डोरबेल बजती है। शिखा भागकर दरवाजा खोलने जाती है तो सामने बारिश में पूरी तरह भीगा हुआ संगम ठंड से कांपता हुआ खड़ा था। उसे देखकर शिखा जल्दी से उसे अंदर लेकर आती है। बेचारे संगम को कांपता देखकर सबसे पहले उसे वो कपड़े बदलने को कहते हैं, जिसके बाद जब वो सूखे कपड़े पहनकर सबके सामने आता है तो शिखा उसे राखी बांधती है, जिस पर संगम कहता है, इतनी बारिश में मैं कुछ ला तो नहीं पाया दीदी, आप बता दो क्या चाहिए, आपको कल दे दूंगा। मुझे जो चाहिए मैंने कहा था ना मैं मांग लूंगी। तो मुझे मेरी भाभी चाहिए। अब मेरे भाई को शादी कर लेनी चाहिए, क्यों निशा? मम्मा, मुझे क्या पता भाभी। क्यों, तुमको शादी नहीं करनी संगम से? चलो कोई नहीं, मैं कोई और लड़की देख लूंगी। अरे नहीं नहीं भाभी, मैंने ऐसा कब कहा? अरे तुझे क्या लगा हमें तेरे और संगम के बारे में कुछ नहीं पता? सब पता था। तेरी पढ़ाई खत्म होने का वेट कर रहे थे ताकि तू आए और हम तेरी शादी फिक्स कर दे। मुझे खुशी है, मेरी बेटी मेरी बहू की भाभी बनेगी। चलो अब कल निर्मला जी को बुलाकर रिश्ता पक्का कर लेंगे। बारिश में भीगा हुआ आया संगम आखिरकार अपनी बहन के साथ रक्षाबंधन मनाने में सफल हो ही जाता है। निधि मार्केट से सब्जियां ले रही थी, तभी उसकी सास बबीता का कॉल आता है और वो अपनी बहू से बोलती है, अरे ओ नासपिटी, अभी तक सब्जियां लेकर नहीं आई? 2-4 सब्जी लेने भेजा था, पूरा बाजार लेने नहीं, जो इतना टाइम लगा दिया। माँ जी, बस आलू रह गए हैं, थोड़ा समय और लगेगा। सही में तू मार्केट ही गई है ना सब्जियां लेने, या फिर? माँ जी, आपकी शक करने की आदत नहीं जाएगी, सब्जियां लेने ही आई हूँ। मैं कैसे मानूं? बता, कोई सबूत है तेरे पास कि तू मार्केट गई है? क्योंकि इतना समय तो नहीं लगता सब्जियां लेने में। अब वीडियो कॉल करूँ क्या? ये सही है, बोली है तो कर भी ले, मुझे यकीन भी हो जाएगा कि तू मार्केट ही गई है। निधि अपनी सास को वीडियो कॉल करती है और उसको सब्जी वाले भैया और बाजार की सब्जियां दिखाती है, जिसके बाद बबीता फिर से अपनी बहू को वॉइस कॉल करके बोलती है, हाँ हाँ ठीक है, वैसे मेरे शक करने की आदत नहीं है, वो तो बस दिल की तसल्ली के लिए करना पड़ता है। आ रही हूँ माँ जी, अगर आप ऐसे ही बार बार फोन करेंगी तो मैं सब्जियाँ लेने में और लेट हो जाऊंगी।
हाँ हाँ, मुझे भी कोई शौक नहीं है कि मैं तुझे बार बार फोन करूँ। वो तो तेरी हरकतें ही ऐसी है कि इंसान को शक करने पर मजबूर कर देती हैं। ऐसे ही थोड़ी देर बाद में निधि बाजार से सब्जियां लेकर घर आती है, जिसके बाद बबीता बोलती है। नहीं माँ जी, मैंने कुछ भी नहीं खाया। अच्छा जी, तू और बिना कुछ खाए पिए आ गई? मुझे तो यकीन नहीं हो रहा। हाँ, क्योंकि आपको शक करने की बीमारी है ना माँ जी। अरे बीमारी लगे तेरी माँ को। और ये बता, कितने पैसे बचा कर लाई है? बस 50 रुपए ही बचे माँ जी। क्या, बस 50 रुपए? बाकी के कहाँ हैं? कहीं तूने रख तो नहीं लिए? माँ जी, ऐसा है तो अपने ये शक्की होने का इलाज करवा लो, या फिर खुद ही मार्केट जाया करो आप। इतना बोलकर निधि रसोई में जाकर खाना बनाने लगती है। ऐसे ही समय बीतता जाता है और बबीता अपनी बहू पर आए दिन किसी न किसी बात पर शक किया करती। ऐसे ही एक दिन निधि अपनी सास से बोलती है। माँ जी, घर में राशन खत्म हो गया है, यहाँ तक कि बटर भी नहीं है। क्या बोली? मक्खन भी खत्म हो गया और घर का राशन भी, वो भी इतनी जल्दी? जी माँ जी। कहीं ऐसा तो नहीं है कि तूने ही सारा मक्खन चुरा चुरा के खत्म कर दिया हो? माँ जी, मुझे खाना ही होगा तो ऐसे ही खा लूंगी, चुराने की क्या जरूरत है? क्या पता, दिखावा करने की आदत होती है ना लोगों की, तो तू भी यही दिखाना चाहती होगी। माँ जी, कहते हैं ना, हर चीज का इलाज है, मगर शक का कोई इलाज नहीं है, इसलिए मैं कुछ नहीं कर सकती। एक दिन बबीता की बहन का लड़का मनोज कुछ दिन के लिए बबीता के घर आता है। मनोज बहुत ही मजाकिया किस्म का लड़का था। वो अक्सर निधि से देवर भाभी के रिश्ते का मजाक किया करता। ऐसे ही एक दिन बबीता कहीं बाहर गई थी और निधि मनोज के साथ अकेले थी। तभी निधि मनोज से बोलती है। मनोज, खाना खा लो। अरे भाभी, मुझे नहीं खाना। ऐसे कैसे नहीं खाना? मन नहीं है मेरा। पता है, मेरा भाई जब बोलता था ना कि दीदी मेरा खाने का मन नहीं है, तब मैं उसको जबरदस्ती खिलाती थी। और तुम भी मेरे भाई जैसे ही हो, तो तुम्हें भी जबरदस्ती ही खिलाना पड़ेगा। अरे नहीं ना भाभी। मनोज खाना ना खाने के लिए बच्चों की तरह जिद करता है और इतने में निधि की साड़ी का पल्लू मनोज के हाथ की वॉच में फंस जाता है। दोनों साड़ी को निकालने की कोशिश करते हैं, मगर साड़ी नहीं निकलती। इतने में निधि की सास वहां आती है और ये सब देखकर वो मन में कुछ और ही ख्याल बना लेती है। मगर बबीता मनोज के सामने निधि को कुछ नहीं कहती और जब निधि अपने कमरे में जाती है तब उसकी सास भी उसके पीछे आती है और बोलती है। क्या चल रहा था मनोज के साथ? मतलब क्या है माँ जी? उसका तेरे इतना करीब आने का मतलब क्या है? अरे भाभी है तू उसकी, और देवर भाभी का इतना करीब आना अच्छा लगता है? माँ जी, ये आप क्या बोल रही हैं? देखा मैंने, तू उसके कितना करीब थी, ऐसे चिपक रखी थी मानो कितने जन्मों से न मिली हो। इतना तो तू कभी मेरे बेटे से भी नहीं चिपकी। सच सच बता दे, क्या चल रहा है तुम्हारा? माँ जी, आपसे कितनी बार कहा है, शक करना छोड़ दीजिए। जरूरी नहीं होता कि आप जिस चीज को अपने नजरिए से देख रही हैं, वो वैसी ही हो। मुझे मत सिखा समझी, सब जानती हूँ कि तू कैसी है, और आजकल तेरे लक्षण भी बता रहे हैं कि तू किस ओर जा रही है। इसलिए मैं जो सोच रही हूँ ना, वो सही सोच रही हूँ। आपको जो सोचना है सोचो। इतना बोलकर निधि अपने कमरे में चली जाती है। उसके जाते ही बबीता मन में बोलती है। जरूर कुछ गड़बड़ है, मुझे इन दोनों पर नजर रखनी होगी। आखिर मेरे और मेरे बेटे के पीठ पीछे चल क्या रहा है? ऐसे ही एक शाम को निधि का पति अनमोल ऑफिस से घर आता है। थोड़ी देर बाद में बबीता अनमोल का हाथ पकड़ के उसको अपने कमरे में लेकर आती है और बबीता उससे बोलती है। बेटा, मुझे ना तुझसे एक बात करनी है। हाँ माँ, बोलो। बेटा, मुझे लगता है मनोज और बहू के बीच कुछ चल रहा है। माँ, आप ये क्या बोल रहे हो? ऐसा कुछ नहीं है। मुझे मालूम था कि तू यही बोलेगा। अरे मैंने खुद अपनी आंखों से दोनों को करीब आते हुए देखा है, जब ही बोल रही हूँ, वरना मैं इतना गंभीर इल्जाम थोड़ी ना लगाऊंगी बहू पर। माँ, ये सब बकवास बंद करो। ठीक है, तुझे मेरी बातों पर यकीन नहीं है ना, तो तू भी मेरे साथ उन दोनों पर नजर रखियो। माँ, मैं नहीं करूँगा कुछ। करना पड़ेगा तुझे, मेरी कसम। ठीक है, अगर आप इसमें गलत साबित हुई तो आप निधि पर शक करना बंद कर देंगी। हाँ ठीक है। ऐसे ही एक दिन मनोज निधि के कमरे में जाता है और मनोज निधि से बोलता है। क्या हो रहा है मेरी स्वीटी? कुछ नहीं मेरे स्वीटू, बस तुम्हारे भैया की शर्ट में बटन लगा रही थी। कभी मेरे भी शर्ट में बटन लगा दिया करो, जब देखो तब भैया की सेवा पानी में लगे रहते हो। अच्छा, लगा दूंगी। तभी अनमोल और बबीता वहां आकर
दोनों की बातें सुनने लगते हैं और मनोज बोलता है। अगर बोलो तो अभी अपनी शर्ट उतार दूं? ठीक है, उतारो जल्दी। ये सुनकर अनमोल गुस्से में वहाँ आकर निधि से बोलता है। ये सब क्या है निधि? अरे बेशर्मी की हद होती है। मतलब क्या है आपका? बेशरम, देवर के साथ गुलछर्रे उड़ाने में बड़ा मजा आ रहा है और जब पकड़ी जाती है तो ऐसे भोली बनती है जैसे कुछ पता ही ना हो। अरे आप सब गलत समझ रहे हैं। नहीं मनोज, अब कुछ भी बोलने या सुनने को नहीं है। माँ आप सही कह रही थी। सच में निधि तुम बदचलन औरत हो। अनमोल जी, मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। अरे भाई मेरी बात भी सुन लो। मनोज, मुझे अपनी सफाई में कुछ भी नहीं कहना और ना ही तुम अब कुछ कहना। निधि रोते हुए अपना सामान पैक करके वो घर छोड़कर मायके चली जाती है, जिसके बाद मनोज गुस्से से बोलता है। भैया आपसे तो ये उम्मीद ही नहीं थी। और मौसी की तो आदत थी भाभी पर शक करने की, मगर वो नजरअंदाज करती नहीं। तू तो बोल ही मत साले, अपनी भाभी के साथ तू। छी। अरे छी तो आपकी सोच पर है, समझे आप। भाभी वो रिश्ते से थी, मगर हमेशा मुझे अपने छोटे भाई जैसा प्यार दिया उन्होंने। मेरी शर्ट का बटन टूट गया था, मैंने ही बोला कि अभी शर्ट उतार दूं, लगा दोगी आप बटन? क्या? हाँ, वो मुझे अपने भाई की तरह मानती थी। भाभी के ऊपर शक करके आपने अच्छा नहीं किया। इसमें मेरे बेटे की कोई गलती नहीं है। मेरी वजह से ही अनमोल ने बहू पर शक किया, मगर सच कहूँ तो जिम्मेदार मैं ही हूँ। मुझे ही शक की बीमारी है जो हर बार बहू पर शक करती रहती हूँ। और अब तो हद ही हो गई, देवर भाभी के पवित्र रिश्ते पर भी मैंने सवाल उठा दिए। और इस तरह अनमोल और बबीता को अपनी गलती का एहसास होता है और वो दोनों निधि के घर जाकर उससे माफी मांगते हैं और उसे अपने घर वापस ले आते हैं। दोस्तों अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।